जिस दिन मीरा मेरी बाहों में आई, मुझे लगा था कि खुदा ने मुझे जन्नत दे दी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही जन्नत एक दिन शमशान की खामोशी में बदल जाएगी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह मेरी आंखों के सामने मेरी साली के चेहरे में कैद हो जाएगा। मेरी दुनिया मीरा थी। वह न केवल मेरी पत्नी थी, बल्कि मेरी रूह की सुकून थी। शादी को 2 साल हुए थे और हमारा घर प्यार और हंसी से भरा था। फिर एक दिन वह मनहूस खबर आई। मीरा गर्भवती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे सख्त बेड रेस्ट की चेतावनी दे दी थी। वह अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैं शहर में अकेला था, ना कोई भाई, ना बहन, ना माता पिता का साया। मेरी मीरा, जो कभी मेरे लिए चाय बनाने दौड़ती थी, अब बिस्तर से उठने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। मुझे अपनी सास को बुलाना ही पड़ा और उन्होंने मेरी छोटी साली तान्या को मेरे घर भेजा। तान्या, वह अभी 18 साल की थी, चंचल, नादान और थोड़ी शरारती। जब वह पहली बार मेरे घर आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उसे बस एक छोटी बच्ची की तरह देखा, लेकिन शायद वह मुझे कुछ और ही समझ रही थी। वह अक्सर मीरा के सामने भी मुझे मुस्कुरा कर देखती और जब मैं देखता तो वह शर्मा कर दुपट्टा मुंह में दबा लेती। उसकी वो हरकतें मुझे अजीब लगती थी, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर देता था। मीरा बहुत खुश थी। उसे लगा तान्या का आना हमारे घर में खुशहाली लाएगा। मीरा ने घर की सारी बागडोर, खाना पकाना, घर की सफाई और यहाँ तक कि मेरी देखभाल करना, सब कुछ तान्या के हाथों में सौंप दिया। मुझे तान्या के साथ रहने में एक असहजता महसूस होती थी, क्योंकि घर की दीवारों के बीच अब हम 3 लोग थे। लेकिन मीरा की प्रेगनेंसी ने माहौल को बहुत खामोश कर दिया था। उस वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मीरा का यह फैसला मेरी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जो मेरे रूह के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह तान्या, जो घर की रौनक बनने आई थी, धीरे धीरे मेरी और मीरा की उस छोटी सी दुनिया में एक धुंधला सा साया बनकर छाने लगी थी। तान्या का मेरे घर में होना अब एक रूटीन बन चुका था। वह सुबह उठकर मीरा के लिए नाश्ता तैयार करती, उसे दवाइयाँ देती और फिर घर के बाकी कामों में जुट जाती। मीरा अब और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए वह दिन का ज्यादातर समय अपने कमरे के बिस्तर पर ही बिताती थी। शुरुआती कुछ हफ्तों में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे घर के अंदर की फिजा में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। पहले मैं तान्या को सिर्फ एक मदद करने वाली साली की नजरों से देखता था, लेकिन अब उसकी हरकतें मुझे खटकने लगी थी। वह अक्सर तब कमरे में आती जब मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होता, कभी मेरे बटन टाकने के बहाने तो कभी मेरी पसंद का नाश्ता कमरे में लाने के नाम पर। वह जानती थी कि मीरा बेसुध सो रही है और उसी समय उसका मेरे करीब आना मुझे अंदर से बेचैन कर देता था। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस लौटा तो घर में सन्नाटा था। मीरा बालकनी में बनी कुर्सियों पर बैठी शायद अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। मैं सीधे अपने कमरे में गया ताकि कपड़े बदल सकूं। तान्या वहां पहले से मौजूद थी। वह अलमारी में रखे मेरे कपड़ों को व्यवस्थित कर रही थी। मेरे कमरे में आते ही उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर जल्दी से नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने उससे पूछा, तान्या, यहाँ क्या कर रही हो? वह कांपती हुई आवाज में बोली, जीजाजी, बस मीरा दीदी के कपड़े देख रही थी, शायद ये वाले कल उनके काम आए। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मुझे लगा जैसे वह वहां बस मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं मीरा को दुखी नहीं करना चाहता था।
लेकिन उस दिन एक घटना और हुई। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि तान्या मेरी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मीरा की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर वह एकदम से सकपका गई। उसके हाथ से लिपस्टिक छूटकर नीचे गिर गई। उस पल मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। यह मीरा की जगह लेने की कोशिश थी या कुछ और। मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तान्या, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें अपनी कोई मर्यादा याद है या नहीं? वह डर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह फौरन वहां से भाग गई। जब मैंने यह बात मीरा को बताई तो मीरा ने मुझे ही गलत ठहराया। मीरा ने कहा, वह बच्ची है रोहन, तुम उस पर इतना चिल्लाते क्यों हो? घर की सारी जिम्मेदारी उसने उठा रखी है और तुम उसे डांटते रहते हो। मीरा की उन बातों ने मुझे चुप करा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे समझ में आने लगा था कि तान्या अब वैसी मासूम नहीं रही जैसी वह पहले दिन आई थी। घर की 4 दीवारी के अंदर कुछ तो ऐसा था जो बदल रहा था और मुझे डर था कि यह बदलाव एक दिन किसी बड़े तूफान का कारण बनेगा। वह दिन मेरे जीवन का सबसे भारी और उलझा हुआ दिन साबित होने वाला था। ऑफिस में काम का अत्यधिक दबाव था और ऊपर से मीरा की बिगड़ती सेहत की चिंता मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं उस दिन सामान्य से 2 घंटे पहले ही घर लौट आया। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन मेरे पास चाबी थी। मैंने दबे पांव दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, जैसे कोई भी घर में ना हो। मैंने सोचा शायद मीरा सो रही होगी और तान्या पास के बाजार गई होगी। मैं सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर का दृश्य काफी धुंधला था क्योंकि पर्दे बंद थे। सिर्फ हल्की सी रोशनी खिड़की की दरारों से छनकर आ रही थी। मैंने अपना बैग सोफे पर पटका और बिना लाइट जलाए सीधे बिस्तर की ओर गया। मीरा हमेशा बिस्तर के एक किनारे पर करवट लेकर सोती थी। मैंने थकान की वजह से कोई बात नहीं की और धीरे से जाकर उसके करीब लेट गया। मुझे लगा आज मीरा का मिजाज शायद थोड़ा ठीक होगा। मैंने प्यार से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की ताकि मैं उसे अपनी बाहों में भर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एकदम से चौंक गई। उसके शरीर में एक अजीब सी अकड़न थी। मैंने बिना सोचे समझे उसे थोड़ा और करीब खींचना चाहा और धीमी आवाज में कहा, आज बहुत थका हुआ हूँ मीरा, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। लेकिन उस लड़की ने, जिसे मैं मीरा समझ रहा था, मुझे पीछे धक्का दे दिया। उसके हाथ की छुअन मुझे बिल्कुल अलग महसूस हुई। वो मीरा नहीं थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने एक झटके में बेड साइड लैंप की स्विच ऑन की। रोशनी फैलते ही मेरे होश उड़ गए। बिस्तर पर मीरा नहीं बल्कि तान्या थी, जो अपनी चादर को कसकर पकड़े हुए बुरी तरह कांप रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में खौफ और हैरत का एक अजीब सा मिश्रण था। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरे शब्द गले में ही फंस गए थे। तान्या ने कुछ नहीं कहा, बस बदहवास होकर उठी और बिना एक शब्द बोले कमरे से बाहर भाग गई। मेरा दिमाग शून्य पड़ गया था। तभी पीछे से मीरा की आहट सुनाई दी। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, जो शायद अभी अभी पड़ोसी के घर से वापस आई थी। उसे कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख मेरी रूह कांप उठी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या सफाई दूं, जबकि हकीकत यह थी कि मैं पूरी तरह बेगुनाह था। वह खामोशी इतनी भारी थी कि मुझे लगा जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उस पल कमरे में जो खामोशी थी वह किसी शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में सवाल थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब मेरे पास होते हुए भी बहुत खतरनाक था। मैंने हड़बड़ाकर
बिस्तर से छलांग लगाई और लड़खड़ाते हुए मीरा की ओर बढ़ा। मेरी आवाज गले में फंस रही थी। मीरा, यह जैसा तुम देख रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं थक कर आया था और अंधेरे में मुझे लगा कि तुम हो। मीरा ने बस एक बार तान्या के भागते हुए साये को देखा, फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी मायूसी थी। उसने बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बोली, रोहन, मुझे तुम पर शक करने की जरूरत नहीं है। तान्या यहाँ क्या कर रही थी यह वही बेहतर जानती है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। वह पलटकर दूसरे कमरे में चली गई। मीरा की इस खामोश प्रतिक्रिया ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। मुझे लगा कि वह सब कुछ समझ गई है, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखना बेहतर समझा। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक भारीपन था। तान्या किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। जब मैं चाय पीने बैठा तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। मेरा लहजा अब कड़क और आधिकारिक था, जैसे कोई जज अपना फैसला सुना रहा हो। मैंने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, सुनो तान्या, कल जो हुआ वो एक भयंकर इत्तेफाक था, लेकिन अगर मीरा के कानों तक इस बात की भनक भी पहुंची या तुमने घर में कोई भी ऐसी हरकत की जिससे मुझे या मेरी पत्नी को शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो याद रखना, तो मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मेरी इज्जत और मेरी बीवी की शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। तान्या कांप गई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। वह रोते हुए बाहर की तरफ भागी। मुझे लगा कि मैंने उसे सही जगह बिठा दिया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह धमकी मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तान्या के चेहरे पर वो डर नहीं था जो मुझे चाहिए था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, ऐसी जिद जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफी थी। उस दिन के बाद तान्या ने मीरा के सामने मेरा ख्याल रखना और भी बढ़ा दिया, मानो वह दिखा रही हो कि वह कितनी वफादार है, लेकिन पीठ पीछे वह घर की फिजा में जहर घोल रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मीरा की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी। अब उसे वॉक करने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ने लगी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि गर्भावस्था के इस अंतिम पड़ाव पर उसे जरा सा भी तनाव नहीं मिलना चाहिए। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। एक तरफ मीरा की गिरती सेहत और दूसरी तरफ तान्या की वो खामोश और गहरी नजरें जो हर वक्त मेरा पीछा करती थी। एक रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़कने की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। मीरा को काफी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहा। तान्या उस रात किचन में काम खत्म करके अपने कमरे में जाने की बजाय बार बार हमारे कमरे के पास आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे थे। मीरा को दवा खिलाने के बाद मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा तान्या वहीं खड़ी थी। उसके बाल बारिश की वजह से थोड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दर्द था। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, जीजा जी, क्या मीरा दीदी सो गई? उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन मेरे मन में अब भी वही पुरानी कड़वाहट थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम जाकर सो जाओ तान्या, इसकी जरूरत नहीं है। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया।
उस पल कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी मौजूदगी बहुत ही मोहक लग रही थी। वह धीरे से बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे गलत समझते हैं। मैंने कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। मैं बस दीदी को ठीक देखना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी कराह थी जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे। उसकी इन बातों ने मुझे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा शायद मैं गलत था। उसकी आंखों में बहते आंसू देखकर मेरा भी दिल पिघलने लगा। मैंने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि मीरा की हल्की सी कराह सुनाई दी। मीरा ने नींद में ही मेरा नाम पुकारा, रोहन। मैं तुरंत पीछे हट गया और तान्या को जाने का इशारा किया। तान्या एक लंबी सांस लेकर वहां से चली गई, लेकिन उसका वो आखिरी नजरिया मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया। तान्या के प्रति मेरा नजरिया बदल रहा था, या शायद मैं सिर्फ खुद को बहला रहा था। मैं खुद नहीं जानता था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बाहर की बारिश की आवाज के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी जैसे किसी बड़े तूफान की आहट दे रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि हम तीनों एक ऐसी डोर से बंधे हैं जिसे तोड़ना अब नामुमकिन सा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। मीरा की हालत इतनी गिर गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 9 महीने पूरे होने वाले थे और डॉक्टर ने अब ऑपरेशन की सलाह दी थी। अस्पताल का वह कमरा जहां ऑक्सीजन की मशीनें और मशीनों की बीप बीप की आवाजें गूंज रही थी, मेरी पूरी कायनात बन चुका था। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके हाथ में मेरे जुड़वा बेटे थे। उस पल मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर का चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, रोहन, मिसेस की हालत बहुत नाजुक है। उनका शरीर अब और साथ नहीं दे पा रहा है। शायद उनके पास बस कुछ ही मिनट हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए मीरा के कमरे में पहुंचा। वह बिस्तर पर बेसुध लेटी थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मैंने उसका ठंडा होता हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने मेरा हाथ जोर से दबाया और बहुत मुश्किल से कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई, रोहन, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। तुम तान्या से शादी कर लेना। मैंने घबरा कर चिल्लाते हुए कहा, नहीं मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी बातें मत करो। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं है। लेकिन उसकी सांसें टूट रही थी। उसने अंतिम बार मेरी आंखों में देखा, जैसे वह अपनी आखिरी ख्वाहिश मेरे दिल में उतार देना चाहती हो। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। मीरा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वह संसार की भीड़ में मुझे अकेला छोड़ गई थी। मैं उसे झिंझोड़ता रहा, उसे पुकारता रहा, पर वह अब कभी नहीं उठने वाली थी। उसी वक्त तान्या बाहर खड़ी सब सुन रही थी। जब मैं बाहर आया तो तान्या की हालत देखकर मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उस पल मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मीरा का वह आखिरी वादा मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाला है। घर में खुशियां तो आई थी, लेकिन वे 2 नन्हे चेहरों के साथ एक मातम का लिबास पहनकर आई थी। मैं अब बस एक नाम का बाप और एक तन्हा रूह था, जिसे अपनी ही बीवी की आखिरी वसीयत ने एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जिसके लिए मेरा मन बिल्कुल तैयार नहीं था। मीरा के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। वे 2 नन्हे बच्चे जो मीरा की आखिरी निशानी थे, अब मेरी पूरी दुनिया बन गए थे। तान्या ने बच्चों को अपना लिया था।
वह दिन रात एक करके उन्हें दूध पिलाती, लोरी सुनाती और उनका ख्याल रखती। उसे देखकर लगता था कि वह बच्चों में ही अपनी दीदी को ढूंढ रही है। कुछ समय बाद तान्या के माता पिता वापस गांव चले गए और बच्चों के साथ मैं घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। तान्या मेरे साथ ही रहने लगी ताकि वह बच्चों की देखभाल कर सके। वह बहुत खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता और शाम को जब घर लौटता तो तान्या मुझे बच्चों के साथ खेलती हुई मिलती। तभी एक दिन मेरे ससुराल से फोन आया। मेरी सास की आवाज में बहुत घबराहट थी। उन्होंने कहा, रोहन बेटा, तान्या के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत सभ्य और अमीर घराने का है। वे लोग जल्द ही शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर मेरे हाथ से फोन छूट गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैंने कहा, लेकिन माँ, तान्या चली जाएगी तो बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? मेरी सास ने भारी मन से कहा, रोहन, हम जानते हैं यह मुश्किल है, लेकिन तान्या भी तो अपनी जिंदगी जिएगी। वह कब तक तुम्हारे घर में ऐसे ही बैठी रहेगी? लोग बातें करते हैं। उस रात मैं सो नहीं सका। बच्चों के रोने की आवाजें मुझे मीरा के आखिरी शब्दों की याद दिला रही थी। तान्या से शादी कर लेना। क्या वाकई यह मीरा की आखिरी इच्छा थी, या मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए यह बात मान ली थी? एक तरफ मीरा का वादा था और दूसरी तरफ तान्या की अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। मैं बुरी तरह उलझ गया था। तान्या के प्रति मेरी पुरानी नफरत और गलतफहमियां अब कहीं गायब हो गई थी। उसकी जगह एक जिम्मेदारी और एहसास का बोझ आ गया था। मुझे साफ दिख रहा था कि अगर तान्या चली गई तो मेरा घर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और मेरे बच्चे कभी माँ का प्यार नहीं पाएंगे। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपने अहंकार और दुख से बाहर निकलकर कुछ ऐसा फैसला करना होगा जो बच्चों की मुस्कान को लौटा सके। ससुराल वालों की तरफ से शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता और बस यही सोचता कि आखिर मेरा अगला कदम क्या होगा। अगर मैंने तान्या को शादी के लिए नहीं रोका तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और अगर मैंने उसे रोका तो मैं उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा। अगले दिन मैंने तान्या को बुलाने के बजाय उसके माता पिता को घर बुलाया। जब वे आए तो मैं सीधे मुद्दे पर आया। मैंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, आप लोग तान्या का रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे मीरा की आखिरी निशानी हैं। मैं इन्हें किसी पराई औरत के हाथों में नहीं सौंप सकता। मेरी सास ने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा। उन्होंने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो रोहन? तान्या कब तक ऐसे ही रहेगी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तान्या से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तान्या, जो एक कोने में खड़ी बच्चों को देख रही थी, हक्के बक्के होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक गहरा अचंभा था। मेरी सास ने कहा, रोहन, यह कोई छोटा फैसला नहीं है। तान्या अभी बहुत छोटी है और यह मीरा की जगह लेने की बात है। क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने दृढ़ता से कहा, यह फैसला मेरा दिल नहीं, मेरी जिम्मेदारी ले रही है। मीरा ने मरते वक्त मुझसे यही वादा लिया था कि वह बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगी। तान्या से बेहतर इन बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। अगर वह राजी है तो मैं तैयार हूँ। तान्या ने बहुत धीरे से अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वे आंसू दुख के नहीं,
शायद उस सुकून के थे जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी। उसने धीमी आवाज में अपनी सहमति दे दी। फैसला तो हो गया था, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं अब भी एक टीस थी। यह शादी प्यार की नहीं, एक समझौते की शुरुआत थी। हम दोनों जानते थे कि समाज की नज़र में यह सही है, लेकिन हमारे अपने जज्बात अभी भी उस घेरे में थे जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। सादगी के साथ शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन उस तारीख ने मेरे मन की घबराहट और बढ़ा दी थी। शादी हो गई थी, लेकिन ना तो वह शोर शराबा था और ना ही वह खुशियाँ जो एक दुल्हन के घर आने पर होती है। तान्या दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे दिल में मीरा की यादें और उसके साथ बिताया हर पल एक कांटे की तरह चुभ रहा था। विदाई के बाद जब वह घर आई तो मेरे बच्चे उसे देखकर खुश थे, लेकिन मैंने अपने दिल का दरवाजा उसके लिए पूरी तरह बंद कर रखा था। रात का समय था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तान्या तैयार होकर बिस्तर के कोने पर बैठी थी। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं उसके करीब आऊंगा, लेकिन मेरी आंखें तो बस मीरा के कमरे की उन पुरानी यादों को ढूंढ रही थी। मैंने बड़ी बेरुखी से उससे कहा, देखो तान्या, तुम इस घर में आई हो, यह मेरे बच्चों की खातिर है। मैं तुम्हें वो प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा जो मैंने मीरा से किया था। तुम बच्चों की माँ बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की उम्मीद मुझसे मत रखना। मेरे इन कठोर शब्दों ने तान्या के चेहरे की रौनक एक पल में छीन ली। वह स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से सिर झुकाया और बहुत ही भीगी हुई आवाज में कहा, जीजा जी, मुझे मीरा दीदी की जगह नहीं चाहिए। मैं तो बस उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहती थी। आप जैसा चाहे, मैं वैसा ही रहने की कोशिश करूंगी। उस रात मैं जानबूझकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मैंने उसे घर में रहने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन उसके और मेरे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। अगले कुछ हफ्तों तक हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह थे। वह दिन भर घर का काम करती, बच्चों को स्कूल छोड़ती और मैं ऑफिस में अपनी उलझनों में खोया रहता। जब भी मैं घर आता वह मेरी आंखों से बचकर निकल जाती। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी नफरत समझ गई है, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यह खामोशी उस गलत फहमी को और भी गहरा कर रही थी जो शादी वाली उस पहली रात के बाद मेरे मन में घर कर गई थी। मैं अब भी उसे वही खुदगर्ज लड़की समझ रहा था जिसने मीरा की मौत में अपनी खुशियां तलाशी थी। 4 साल बीत चुके थे। बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे और थोड़े समझदार हो गए थे। मेरी नफरत और दूरी का आलम यह था कि मैं तान्या से घर की जरूरी चीजों के अलावा शायद ही कभी बात करता था। उसे घर की केयर टेकर और बच्चों की माँ का दर्जा तो प्राप्त था, लेकिन पत्नी का हक कहीं खो गया था। एक दिन मुझे बच्चों के लिए कुछ स्कूल की शॉपिंग करनी थी। मैंने तान्या से कहा कि वह भी साथ चले। हम एक बड़े शॉपिंग मॉल में गए। वहाँ भीड़ बहुत थी। शॉपिंग के बीच में तान्या की एक पुरानी सहेली उसे देखकर दौड़ती हुई आई। तान्या उससे मिलने लगी और मैं बच्चों को लेकर खिलौनों की दुकान की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि तान्या और उसकी सहेली पास के एक बेंच पर बैठी बातें कर रही थी। मैं कुछ दूरी पर था और बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा था, लेकिन उन दोनों की आवाजें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। उसकी सहेली तान्या से कह रही थी, तान्या, तू आज भी वही सादगी से जी रही है। 4 साल हो गए तेरी शादी को। कभी तुझे खुद के लिए नए कपड़े, गहने या मेकअप करते नहीं देखा। क्या रोहन तुझे कभी अपनी पत्नी मानता भी है?
तान्या ने बहुत धीरे से जवाब दिया, नहीं, वह आज भी मुझसे वैसे ही दूर रहते हैं जैसे शादी के पहले दिन थे। उन्हें लगता है कि मैं मीरा दीदी की जगह लेने की लालची थी। उसकी सहेली ने चौंक कर पूछा, लालची? तू? अरे पागल, मीरा दीदी के मरते वक्त जो उसने अंतिम इच्छा जाहिर की थी वह तो तूने उस लड़के को दूर करने के लिए की थी जो तुझे शादी के लिए बार बार परेशान कर रहा था। उस वक्त तुझे लगा था कि अगर तू रोहन जीजा जी की मदद करेगी तो तुझे कोई नहीं सताएगा। तूने तो अपनी पूरी जवानी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। क्या तुझे कभी मलाल नहीं हुआ? तान्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कहा, मीरा दीदी ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। उनके बच्चों को किसी सौतेली माँ के हवाले करना मुझे बर्दाश्त नहीं था। रोहन जीजा जी मुझे गलत समझते हैं, समझने दो। मेरा मकसद बस इन बच्चों की परवरिश है। मेरी अपनी कोई ख्वाहिश अब बाकी नहीं रही। मेरे कान जैसे सुन्न पड़ गए थे। मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट रहा था। जिस तान्या को मैं 4 साल से खुद गर्ज समझकर सजा दे रहा था वह असल में मेरी और मेरे बच्चों की ढाल बनकर खड़ी थी। मेरी गलत फहमी का कांच अब पूरी तरह से टूट चुका था। शॉपिंग मॉल की उस बेंच पर बैठी तान्या की बातें किसी खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गई थी। 4 साल मैंने 4 साल एक ऐसी मासूम रूह को सजा दी जो असल में मेरे घर की नींव थी। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी सांसें जैसे अटक गई थी। मुझे याद आया कि शादी की उस पहली रात को मैंने जो फोन पर बातें सुनी थी वो असल में तान्या उस लड़के को कह रही थी ताकि वह उसे दोबारा तंग ना करे। मैं पूरी तरह से गलत था। मैंने बच्चों को धीरे से कहा, बेटा तुम यहाँ खड़े रहो, मैं बस अभी आता हूँ। मैं बिना पीछे मुड़े सीधा चूड़ियों की उस दुकान की तरफ भागा जहाँ हम थोड़ी देर पहले खड़े थे। मैंने वहाँ से सुर्ख लाल रंग की चूड़ियाँ खरीदी, वही रंग जो मीरा को पसंद था और जो तान्या ने सालों से नहीं पहना था। जब मैं वापस पहुँचा तान्या की सहेली जा चुकी थी और वह उदास खड़ी बच्चों को ढूंढ रही थी। मुझे अपनी तरफ आता देख वह सकपका गई। उसने सोचा होगा कि शायद मुझे कोई बात बुरी लग गई है। मैंने उसके पास जाकर कहा, तान्या बच्चों को तो घर छोड़ आते हैं, पहले हमें कुछ बातें करनी हैं। वह सहमी हुई सी मेरे पीछे पीछे आई। मैंने उसे एक शांत जगह ले जाकर खड़ा किया और उसके कांपते हाथों को थाम लिया। मैंने अपनी जेब से वो लाल चूड़ियों का डिब्बा निकाला और उसके हाथों में रख दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तान्या मुझे माफ कर दो। मैंने 4 साल तुम्हारी सच्चाई को अपनी नफरत के पीछे दबाए रखा। मैंने तुम्हें सजा दी, जबकि गुनहगार तो मैं था जिसने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। आज मैंने तुम्हारी वो बातें सुन ली जो तुम अपनी सहेली से कह रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तान्या कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मजबूती से पकड़े रखा। आज पहली बार 4 साल के लंबे अंतराल के बाद मैंने उसे अपनी नजरों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखा था। वह रो रही थी, सिसकियां ले रही थी और मैं उसके आंसुओं को पोंछने का साहस जुटा रहा था। उस पल न कोई गलत फहमी थी, न कोई पुरानी नफरत, बस एक गहरा एहसास था कि मैंने जिसे अपना बोझ समझा था वही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा थी। घर की खामोशी आज एक अलग ही राग गुनगुना रही थी। हम दोनों घर वापस आए। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे। तान्या ने आज वह सुर्ख लाल चूड़ियां पहन रखी थी जो मैंने उसे मॉल में दी थी। उसके हाथों की खनक मेरे कानों में संगीत की तरह घुल रही थी।
उसने वह सुंदर सा लिबास पहन रखा था जो मैंने उसके लिए चुना था, और सच कहूँ तो उसे देखकर मेरी धड़कनें आज पहली बार किसी दुल्हन को देखने जैसी महसूस हो रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वह आज भी उतनी ही सहमी हुई थी जैसे शादी वाली पहली रात। मैंने उसे धीरे से अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में वो 4 साल का दर्द था जिसे मैंने ही दिया था। मैंने झुककर उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, आज से सब कुछ बदल जाएगा तान्या। जो 4 साल मैंने तुमसे छीन लिए, मैं उन्हें तुम्हारी जिंदगी में खुशियों से भर दूंगा। वह मेरे सीने से लग गई और सिसकते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर ले गया। उस रात हमने उन तमाम दीवारें को ढहा दिया जो हमारे बीच गलत फहमियों ने खड़ी की थी। उसकी छुअन में एक समर्पण था और मेरी बाहों में आज पछतावे का वो सुकून था जो मुझे बरसों से नहीं मिला था। हमने एक दूसरे को वो प्यार दिया जिसका हम दोनों को हक था। वह लम्हा बेहद रोमांटिक, गहरा और जुनून से भरा था। जब वह मेरी बाहों में पिघल रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा घर अब सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया है जहां सुकून और प्यार की महक है। बाहर चांदनी खिड़की से झांक रही थी और कमरे में हमारी सांसों की सरगोशियां गूंज रही थी। मीरा की यादें अब हमारे बीच दीवार नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह थी जिसने हमें एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया था। उस रात नफरत का अंत हुआ और एक नए बेहद रोमांटिक और खूबसूरत रिश्ते का आगाज हुआ। हमारे बच्चे दूसरे कमरे में बेफिक्र सो रहे थे और यहाँ हम दोनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। एक नई सुबह, एक नया सवेरा और ढेर सारा प्यार। हमारी अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।